पूंजी लाभ से आय शीर्षक के इस तीसरे भाग में पुनः आपका स्वागत है। इस भाग में हम अध्ययन करेंगे पूंजी संपत्तियों के प्रकार के बारे में। पूंजी संपत्तियां दो प्रकार की होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां, जिन्हें धारा 2 उपधारा 42A में परिभाषित किया गया है। दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, जिन्हें धारा 2 उपधारा 29A में परिभाषित किया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को शॉर्ट में STCA के नाम से बुलाया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को LTCA के नाम से बुलाया जाता है। सबसे पहले हम अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इट मीन्स ए कैपिटल assets held by an SSE for not more than 36 months immediately before the date of transfer। इसका अर्थ है उस संपत्ति के हस्तांतरण करने से ठीक पूर्व करदाता ने उसको अपने स्वामित्व में, अपने अधिकार में 36 माह से अधिक अवधि के लिए नहीं रखा था। अब हम इस अर्थ से स्वमेव दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति का अर्थ ज्ञात कर सकते हैं। वह संपत्ति जो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति नहीं है, हम उसे दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स LTCA के नाम से बुलाएंगे। यानी हस्तांतरण करते समय करदाता के स्वामित्व में वह संपत्ति 36 माह अथवा अधिक का समय व्यतीत कर चुकी हो। अब हम इनका विस्तार से विवरण करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मीन्स ए कैपिटल एसेट्स हेल्ड बाय एन SSE फॉर मोर देन 36 months immediately prior to its date of transfer। हस्तांतरण के दिनांक से ठीक पहले करदाता के पास उसके स्वामित्व में 36 महीने से अधिक रहने वाली संपत्ति को दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के नाम से बुलाया जाएगा। However, unlisted shares and immovable property, being land or building or both, will be treated as long term when these are held by an SSE for more than 24 months and not 36 months। ऐसे अंश जो सूचीबद्ध नहीं हैं और ऐसी अचल संपत्तियां जो या तो भूमि है या भवन है या दोनों हैं, उनको दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति तब माना जाएगा जब वे करदाता के स्वामित्व में 24 माह अथवा अधिक के लिए रही हो। यानी इन पर 36 माह वाला रूल लागू नहीं होगा। कैपिटल गेन arising from the transfer of long term capital assets is called long term capital gain। दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों को बेचने से होने वाले लाभ को दीर्घकालीन पूंजी लाभ के नाम से बुलाया जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति। Short term capital assets means a capital assets held by an SSE for not more than 36 months or 24 months in case of unlisted shares and immovable property immediately prior to its date of transfer।
In the following cases, however, such period is taken as 12 months. आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में जो व्यवस्थाएं दी गई है, हमें उन्हें एक साथ समझने से दीर्घकालीन और अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों को जानना आसान हो जाएगा। सामान्य सिद्धांत 36 महीनों का है, 36 मंथ्स का है। अपवाद स्वरूप ये 24 महीने और 12 महीने का भी है। ऐसी कोई भी पूंजी संपत्ति जो करदाता के स्वामित्व में सामान्यतः 36 मंथ्स से कम रही हो, असूचीबद्ध अंशों और अचल संपत्तियां जो भूमि, भवन अथवा दोनों में से कोई है या दोनों हैं, वो 24 माह की अवधि तक, 24 माह से कम की अवधि तक करदाता के स्वामित्व में रही हो, उस दिनांक को, जिस दिनांक को ट्रांसफ़र किया गया, हस्तांतरण किया गया है किसी अन्य को, तब हम उस संपत्ति को अल्पकालीन पूंजी संपत्ति के नाम से बुलाएंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियां और भी है जिनमें यदि करदाता ने 12 माह की अवधि तक भी संपत्ति को अपने पास नहीं रखा है, तब उन्हें अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहा जाएगा। 12 माह या अधिक समय व्यतीत होते ही उन्हें दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति कहा जाएगा। पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि आखिर आयकर अधिनियम में इन पूंजी संपत्तियों को 2 भागों में विभाजित क्यों किया है। दोनों की कर प्रक्रिया में अंतर है। कर प्रक्रिया का अर्थ आय की गणना करने में और उस पर जिस दर से कर लगाया जाता है, उन दोनों में अंतर है। ये अंतर क्या है, इसका विस्तार से विवरण हम आने वाले व्याख्यानों में करेंगे। नंबर 1, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इन ए कंपनी लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। भारत में मान्यता प्राप्त किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर यदि कोई समता अंश या पूर्वाधिकारी अंश सूचीबद्ध है, तो 12 माह या अधिक होने पर उसे दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति माना जाएगा और 12 माह से पूर्व ही अगर हस्तांतरित कर दिया जाता है तो वह अल्पकालीन पूंजी संपत्ति माना जाएगा। नंबर 2, सिक्योरिटीज़ लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एट्सेट्रा लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इसी प्रकार ऋण पत्र, बॉन्ड्स, सरकारी प्रतिभूतियाँ, इसी प्रकार के अन्य प्रतिभूतियाँ जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है, उनको भी 12 माह से कम अवधि के लिए अपने स्वामित्व में रखने पर अल्पकालीन पूंजी संपत्ति के रूप में माना जाता है और अधिक रखने पर दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के रूप में। अधिक का अर्थ 12 माह होते ही वो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगी। यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स, वेदर कोटेड और नॉट, चाहे सूचीबद्ध है या नहीं है। यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के जारी किए गए यूनिट्स यानी इकाइयाँ, चाहे वो भी सूचीबद्ध है या नहीं है। जीरो कूपन बॉन्ड, शून्य कूपन के बॉन्ड, चाहे वो कोटेड है या नहीं है। इन दी अफोरसेड केसेस, उपरोक्त बताई गई परिस्थितियों में, इफ़ द एसेट्स इज हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रायर टू इट्स डेट ऑफ ट्रांसफ़र, हस्तांतरण की तिथि से तुरंत पूर्व में यदि 12 माह या उससे अधिक अवधि के लिए संपत्ति को रखा गया है, देन इट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, तब उसे दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति कहा जाएगा। नोट, इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए डेप्रिशिएबल एसेट्स other than an assets used by a power generating unit eligible for depreciation on a straight line basis, एक ऐसी पूंजी संपत्ति जिस पर आयकर अधिनियम में मूल्य स्वीकृत किया जाता है
केवल उन करदाताओं को छोड़कर जो विद्युत उत्पादन में लगे हुए हैं और जिन्हें स्थायी किस्त पद्धति से मूल्यह्रास लगाने की अनुमति प्राप्त है। कैपिटल गेन इफ एनी इज टेकन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। ऐसी हासित जिन पर मूल्यह्रास लगाया गया है, संपत्तियों को सदैव उन पर होने वाले लाभ को अल्पकालीन पूंजी लाभ ही माना जाएगा, चाहे उन्हें कितनी अवधि के लिए करदाता द्वारा धारित किया गया हो। उदाहरण के लिए, यदि करदाता ने एक मशीनरी 7 साल तक उपयोग लेने के पश्चात बेच दी है, तो भी उसको बेचने से होने वाला लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा और यह संपत्ति अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाएगी। जब हमें दीर्घकालीन और अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई और साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं, पूंजी लाभ 2 प्रकार के होंगे, दीर्घकालीन पूंजी लाभ और अल्पकालीन पूंजी लाभ, STCG एंड LTCG। दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाला लाभ LTCG, अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों को बेचने से होने वाला लाभ STCG। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन arises on transfer of short term capital assets। अल्पकालीन पूंजी लाभ अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण पर प्राप्त होता है। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन arises on transfer of long term capital assets। दीर्घकालीन पूंजी लाभ दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण से प्राप्त होता है। However, any gain on transfer of an assets on which depreciation is allowed as per WDV method under section 32(1)(2) shall be taxable as short term capital gain irrespective of their period of holding, section 50। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, मूल्यह्रास जिन संपत्तियों पर लगाया जाता है घटती हुई किस्त पद्धति रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, धारा 32 उपधारा 1(2) में, तो धारा 50 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, इन संपत्तियों के हस्तांतरण पर होने वाला लाभ या हानि सदैव अल्पकालीन पूंजी हानि या पूंजी लाभ ही होगा। इन संपत्तियों पर कभी भी दीर्घकालीन पूंजी लाभ या हानि नहीं हो सकती। हम अपवादों को एक बार पुनः समझ लेते हैं। रिकॉलिंग एक्सेप्शंस। In the following cases, an assets shall be termed as a short-term capital assets if it is held for not more than following period before the date of transfer। निम्नलिखित संपत्तियों को अल्पकालीन पूंजी संपत्ति माना जाएगा यदि उन्हें नीचे दी गई अवधि से अधिक अवधि के लिए धारित नहीं किया गया है। कुछ संपत्तियां 12 मंथ्स के लिए, कुछ 24 मंथ्स के लिए है और इन अपवादों को छोड़कर शेष सभी संपत्तियों को 36 महीने या उससे अधिक संपत्ति को धारित करने पर, अवधि के लिए धारित करने पर उन्हें दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति माना जाएगा। पहले हम 12 माह की अवधि वाली संपत्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इन ए कंपनी लिस्टेड इन इंडिया। भारत में सूचीबद्ध एक कंपनी के समता या पूर्वाधिकारी अंश। एनी सिक्योरिटी, कोई भी प्रतिभूति, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स ऋण पत्र, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि, लिस्टेड इन इंडिया जो भारत में सूचीबद्ध हो। ए यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड की इकाइयाँ, वेदर कोटेड और नॉट, चाहे सूचीबद्ध है या नहीं है। इनके लिए हम एक नोट पढ़ेंगे जो नीचे दिया हुआ है। 0 कूपन बॉन्ड, 0 कूपन बॉन्ड, चाहे वो भी
कोटेड है या नहीं है, सूचीबद्ध है या नहीं है। यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इकाइयाँ, चाहे कोटेड है या नहीं है। 24 मंथ्स का नियम, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स जो असूचीबद्ध कंपनी के होते हैं और भूमि, भवन अथवा दोनों जो अचल संपत्तियां हैं उन पर यह नियम लागू होता है। नोट 1, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, समता आधारित कोष means a fund set up under a scheme of a mutual fund specified under section 1023D, धारा 10 उपधारा 23D के अनुसार बताई गई प्रक्रिया के अनुरूप जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है वह समता आधारित स्कीम कहलाएगी यदि इन ए केस वेयर फंड इन्वेस्ट्स इन द यूनिट्स ऑफ अनदर फंड विच इज़ ट्रेडेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यदि वह म्यूचुअल फंड ऐसी इकाइयों में व्यवहार करता है, विनियोग करता है जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किसी अन्य फंड की इकाइयां हैं उनमें। ए मिनिमम ऑफ 90% ऑफ 90% of total proceeds of such fund is invested in the units of such other fund। कुल प्राप्त राशि का कम से कम 90% इस प्रकार के दूसरे कोष में विनियोजित किया जाए। Such other fund also invests a minimum of 90% of the total proceeds in equity shares of domestic companies listed on a recognized stock exchange। And इस प्रकार वह दूसरा कोष कम से कम 90% ऐसी कंपनियों में निवेश करता है जो भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है। इन एनी अदर केस, किसी अन्य दशा में a minimum of 65% of the total proceeds of such fund is invested in the equity shares of domestic companies listed on a recognized stock exchange। कम से कम कुल प्राप्त राशि का 65% उस कोष द्वारा ऐसी कंपनियों में जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है उसके समता अंशों में निवेश किया जाता है। The percentage of equity shareholding or unit held in respect of the fund, as the case may be, shall be computed with reference to the annual average of the monthly averages of the opening and closing figures। ये प्रतिशत की गणना प्रत्येक माह के प्रारंभ और अंत की राशियों का औसत, जिसका पुनः वार्षिक आधार पर औसत ज्ञात किया जाएगा, के आधार पर गणना की जाएगी। Period of holding, while computing the period of holding of any capital assets, the following points are be considered to decide the nature of assets, whether short term or long term। Number 1, period after liquidation। In case of shares, if company goes into liquidation, the period after the date of commencement of liquidation is to be excluded। ऐसी कंपनी जिसका समापन हो रहा है, समापन के बाद वाली अवधि को गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। डेट ऑफ ट्रांसफ़र, फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ ए कैपिटल एसेट्स, द डेट ऑन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड इज टू बी एक्सक्लूडेड। जिस संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है उस संपत्ति के हस्तांतरण की दिनांक को अवधि की धारित करने की अवधि की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी यदि किसी संपत्ति को 30 मार्च को हस्तांतरित किया जा रहा है तो 30 मार्च को सम्मिलित नहीं करेंगे, 29 मार्च तक की अवधि की गणना की जाएगी। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, पूर्वाधिकारी अंशों का जब
समतांशों में परिवर्तन किया जाता है। इन सच केस पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड्स द पीरियड फॉर विच द प्रेफरेंस शेयर्स वर हेल्ड। यहाँ पर धारण करने की अवधि में उस अवधि को भी सम्मिलित किया जाएगा जब वे पूर्वाधिकारी अंश थे। Similarly, period of holding of units in the consolidated plan of the scheme of the mutual fund includes the period for which units in a consolidating plan of a mutual fund scheme were held by the SSE। इसी प्रकार जब दो या दो से अधिक स्कीम्स का किसी म्यूचुअल फंड द्वारा एकीकरण कर दिया जाए तो करदाता के द्वारा एकीकरण से पूर्व जिन इकाइयों को धारित किया जाता है, एकीकरण के पश्चात प्राप्त होने वाली नवीन इकाइयों के लिए भी उस अवधि को धारण की अवधि माना जाएगा। आइए अब हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। ज्वेलरी 1 जुलाई 2015 से 7 मार्च 2020 तक एक करदाता ने अपने पास रखी है, अर्थात 36 माह से अधिक है। अतः यह LTCA यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। लिस्टेड शेयर्स नियम हम जानते हैं, 12 माह अथवा अधिक होते ही वो LTCA हो जाएगी। 7 जुलाई 2017 से 15 अप्रैल 2019 तक अपने पास रखा है, 12 माह से अधिक है, यह LTCA कहलाएगी। शेयर्स इन वाई प्राइवेट लिमिटेड, हम जानते हैं प्राइवेट लिमिटेड कभी भी सूचीबद्ध नहीं होती है। इनको अपने पास 24 माह अथवा अधिक अवधि के लिए करदाता रखता है, तभी वे दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां कहलाएगी। करदाता ने 7 जुलाई 2017 से 15 सितंबर 2019 2 वर्ष से अधिक 24 माह से अधिक अपने पास रखा है, अतः यह भी LTCA कहलाएगी। रेजिडेंशियल हाउस, कोई रहवासी मकान, क्योंकि यह अचल संपत्ति है, भूमि और भवन की श्रेणी में आता है। 17 जुलाई 1978 से 15 अप्रैल 2019 तक अपने पास रखा है, लेकिन हमें तो 24 माह और अधिक अवधि होते ही उसे LTCA की श्रेणी में सम्मिलित कर लेना है। यूनिट्स ऑफ UTI, चाहे वो कोटेड हो या ना हो, यदि उन्हें 12 माह से अधिक अवधि के लिए रखा जाता है तो वो LTCA हो जाएंगे। 15 मई 2019 से 15 मई 2020 के पश्चात तक यदि उन्हें अपने पास रखा जाता तो उन्हें दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति माना जाता। यह 12 माह से कम अवधि के लिए करदाता ने अपने पास रखा है, अतः इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स STCA के नाम से बुलाएंगे। जीरो कूपन बॉन्ड, इन्हें भी 12 माह या अधिक अवधि के लिए अपने पास रखना है। 6 जून 2019 को खरीदा है, 6 जून 2020 के पश्चात तक धारण करने पर इन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहा जाएगा। 11 नवंबर 2020 तक धारण किया है, 12 माह से अधिक अवधि है, यह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होगी। ड्राइंग्स पूंजी संपत्ति है। यहाँ ड्राइंग्स का अर्थ आहरण से नहीं है, यहाँ ड्राइंग्स का अर्थ पेंटिंग से है। 1 जनवरी 2011 से 12 दिसंबर 2019 यानी 36 माह से अधिक अवधि के लिए रखा गया है, यह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। अनलिस्टेड शेयर्स, इनके लिए निर्धारित अवधि 24 अथवा अधिक माह है। 7 अक्टूबर 2017 से 7 अक्टूबर 2019 अथवा उसके पश्चात तक रखी जाए तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होगी। करदाता ने 15 सितंबर 2019 तक अपने पास रखा है, अतः यह सॉरी 15 अक्टूबर 2019 तक अपने पास नहीं रखा है, इसलिए 24 माह से कम अवधि होने के कारण यह शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगी।
अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के मामलों में और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के मामलों में अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी लाभों की गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।